लुइस ए की बुक यू कैन हील योर लाइफ का जो विजडम हम लेने जा रहे हैं, आज हमारा लास्ट चैप्टर शुरू होगा। उसकी विजडम लेने के लिए खुद को रेडी करें। अपने मन को बिल्कुल थॉटलेस बना लें ताकि हम विजडम को बहुत अच्छे से ले पाएं। 5 मिनट के लिए सभी मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। दोस्तों, हमारी गेस्ट हमारी मनीषा मैम जुड़ गई है हमारे साथ। वेलकम मनीषा मैम। मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं सभी एक लोग। नमस्कार प्रवीण मैम। मैम अभी ना सिस्टर का कॉल आया हुआ, मैं बस बहुत अर्जेंट, बिल्कुल बस आप। मैं अभी आ रही बिल, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, तब तक थोड़ा सा रिवीजन अगर हो सके तो मनी वाले का और सबकी टेक ले सकते हो आप, अ, जिन्होंने कल थोड़ा थोड़ा किया था कि संगीता कौन है? मैं चेक कर रही थी, ये मेरे को। न्यू है, मेरी फ्रेंड है, अच्छा। यहाँ से नया गांव से ही है। मेरे वेलकम को टू फोन कर संगीता रहा था। मैम। नहीं वो। हमारे बुक रीडिंग नहीं। गैंग में आपका स्वागत है। अच्छा, बुक बुक मेरा ख्याल वो उस पे नहीं हुआ। ऑडियो नहीं हाँ हुई। उनको, यस, कोई बात नहीं, कोई बात, तो हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो थोड़ा फ्रेंड। सा अगर, हाँ हाँ, हाँ। मनी वाले का। अच्छा। हाँ जी फ्रेंड्स, कौन बताएगा कि हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था? मनी वाला, जो प्रोस्पेरिटी नाम से था, समृद्धि। कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया चैप्टर था। समृद्धि मैम भी आ गए थे हमारे साथ। समृद्धि एक्चुअल में मिल गई थी हमें। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मनी के बारे में क्या लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, मेरे पास तो कोई ऐसा स्किल नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मतलब सोचते हैं लोग कि कैसे मिलेगा हमें मनी। वो सोचते ही नहीं कि हम डिजर्व करते हैं। सोचेंगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? वही बात हो जाती है ना, जैसे कहते हैं अभी ठीक है भाई, नहीं पुरानी चीजें निकलेंगी तो नए के लिए जगह बनेगी। वही बात। खर्चने के लिए तो बिल्कुल कंजूसी करना, सबसे सस्ती चीजें खरीदना, कि मन में वो पुराने बिलीव बने होते हैं कि नहीं पैसा कहाँ से आएगा। आया तो उसको बचा के रखना, बचा के रखना। पर मनी क्या है? एक मीडियम है। उसको एक्सचेंज में, फ्लो में रखना बहुत जरूरी है। उसको जितना हम फ्लो में रखेंगे उतनी अबंडेंस हमारे पास आएगी। और उसमें क्या है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ है। हम देख सकते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन में रखना है कि बहुत अबंडेंस है यूनिवर्स में, जो सब हम डिजर्व करते हैं, हम सब डिजर्व करते हैं। और मनीषा मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया था ये, कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। जो अपने मतलब करते हैं, क्या करते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को पहचानो और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करो। लोग कोई प्रशंसा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हमें झिझक होती है कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये सब बताया था, बहुत अच्छे से हो गया। और किसी को कोई है कुछ इसमें थोड़ा सा डाउट या कुछ भी, तो मैम से पूछ सकते हैं। और फिर हम अगला चैप्टर चलेंगे, चैप्टर 14। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत अच्छा। नमस्कार प्रवीण मैम, सभी को नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर गुरपिंदर मैम, आपने बहुत अच्छे से बता दिया, मैं सुन रही थी। आज एक अपना ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज ना मैं इंटर्नशिप के लिए ना जाती हूँ नेचुरोपैथी और योगा की। वहां पे मेरे को बोला कि यू आर डूइंग वेरी वेल है, और तुम फटाफट कर लोगे और अच्छा कर रहे हो। मैंने नहीं ऐसा, फिर मैं एकदम एकदम लोई सही की बात है कि नहीं नहीं, अगर कोई हमारी प्रेस कर रहा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट।
उसको हाँ, ऐसे मत जाने दो, एक्सेप्ट करो। हाँ भाई, मेरी वो तारीफ कर रहे हैं तो उसको लो, लो स्वीकार मतलब करो और उसको आगे पास ऑन करो। रियली में। बिल्कुल, और वाकई में इनकी ना हमें रिफ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी है इनको बार बार पढ़ना। फिर हम भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर है ना, करता हाँ है फिर भूल जाता है, करता है फिर भूल जाता है। अभी भी अपने आप को चेंज करने के लिए मैं कितनी बार बार वो कबीर जी का दोहा ना कि बार बार रगड़ते रहो उस अपने बिल्कुल। माइंड अभी को। तो मैम बुक चल रही है, मैं सोच रही जब से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था कितनी चीजें तो आउट ऑफ माइंड अभी हो गई हैं, अभी तो बुक अभी होगी। चल रहा है हमारा। तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, इस बुक की बहुत ही अच्छी है। हाँ, ये सबको भी बोलती हूँ मैं आज जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए कि अपना अपना चैप्टर चूज करके हमें मैसेज करिए कि किस चीज की, कौन से चैप्टर की आप रिवीजन करवाना चाहोगे। पूरा चैप्टर भी नहीं, अगर किसी ने 2 पेज लेने हैं, आधा लेना, जितना भी आराम से ले पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बहुत सो बढ़िया मच। बोला आपने, बहुत बढ़िया। और इसमें एक टिप और दे दूं, जो नहीं चेक कर पा रहे ना कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसे मनीषा हमने किया था कि मैंने सबको बताती हूँ कि मुझे घर के काम, क्योंकि वो ऐसे बन गया था प्रोफेशनल, घर के कामों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट। और जब हमें चैप्टर मिला था, दैनिक कार्य मिला था, डेली वर्क, तो अपनी आंख बंद करके आप, जैसे हम वो रामायण से चौपाई या जब हम गुरु ग्रंथ साहब से वो वाक निकालते हैं ना, अपने लिए यूनिवर्स को अलाइन करके जस्ट थिंक वन, एक 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 सार होके कि जो मैं हूँ यूनिवर्स का ही हिस्सा हूँ, और जस्ट देन ओपन द बुक और आपके लिए वो मैसेज होगा यूनिवर्स की तरफ से, और उस चैप्टर पे फोकस कीजिए और उसकी रिवीजन करवाइए, आप डिफरेंस देखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू पर भी मंजू मैम जी। ऐसे लग रहा है एक थैंक यू बहुत क्यों सुंदर, बोला मैंने? पर भी मैम एक सुंदर से बाग में ना एक तितली बैठी है, स्काई ब्लू कलर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चल। से भी मैच यस। हो जाता है, इतना बढ़िया ये मैम मैंने ना थोड़ा रीड किया चैप्टर, थोड़ा सा ही, तो लगा कि वाकई में कितना इम्पोर्टेंट, इतना सही बोला है बॉडी के बारे में जो वो कर रही हैं, कि हम कितना एक एक चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है। कि एक तो सोच के भी सोचना, ये तो है ही जरूरी। देखिए बहुत संभल के चलने की जरूरत है कि कब क्या किस तरह से हो जाएगा। तो ये और हम क्या करते हैं उसका कितना इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो शुरू करें क्या आज का चैप्टर? बिल्कुल। यस। चैप्टर, हाँ ठीक है मैम, शुरू करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर चैप्टर 14। इट इज वेरी वेरी लेंथी, और जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। और गुरपिंदर मैम, इसको तो अपन को बार बार रीड करना पड़ेगा। मेरे को तो हाँ लगा कि ये एक बार में तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको बार बार रीड करूं, मैं बार बार रीड करूं, जिससे कि हम को रिलेट कर पाए कि हम किस तरह के हैं, और हमारे को जो भी है, या इसको हमें दूसरों को भी बताने में बड़ा इजी रहेगा। इनकी बुक के जो भी सब कुछ है, तो अपन शुरू करते हैं। वो कहती है हम चैप्टर 14 बॉडी से रिलेटेड है। वो कहती है कि अक्सर क्या होता है कि हमें, हम कहते हैं ना, एक हमारा एक और शरीर है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। यानी कि हम शरीर के अपने ही द्वारा हमें एक और हमारे अंदर है जो बिगड़ जाता है, बदल जाता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमें अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या डिमांड कर रहा है। क्या मैं कभी टाइम देती हूँ अपनी बॉडी को, वो ये कह रहे हैं। वो कहती हैं कि अपने आप जैसे और काम करते हो वैसे ही इस, क्योंकि ये तो हम सब जान ही गए इतना कि हमारा ये शरीर तो हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए, हमारी आत्मा के जो गुण हैं, जो कितने जन्मों से हम अपने नॉलेज को, कहीं किसी जन्म में हमने कोई नॉलेज ली, किसी जन्म में हमने कोई नॉलेज ली, हर बर्थ किसी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए होता है। तो ये शरीर धर्म हमारा माध्यम है उस आत्मा की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो जब मैंने इस शरीर धर्म का यूज करना है अपनी आत्मा की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आत्मा को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, जो उसके ओरिजिनल गुण है उसमें और ज्यादा कहें कि प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इससे काम लेना है। सीधी सीधी बात है, मुझे शरीर से ये एक माध्यम बना है नॉलेज गेन करने का, तो इसकी भी सुननी है मुझे। क्यों सुननी है? क्योंकि मुझे इससे काम लेना है।
काम इसलिए लेना है क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो वो कहती हैं, मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है, यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया करती है। यस, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना या विचारों में अटक जाते हैं, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन पे पड़ जाएगा। और जब हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उसका दिमाग पे पड़ जाएगा। मतलब कि हर चीज का, हर रिएक्शन का इमीडिएट इफेक्ट पर्टिकुलर पार्ट पे पड़ जाता है। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम कहते हैं ना तभी कि भी 7 चक्रा जो पूरी बॉडी को अलाइन करते हैं, उसके वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट चीजें बताई गई हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल लाइफ सरवाइव कर रही हूँ, खुश रहती हूँ, दूसरों को खुश रखती हूँ, तो वो क्या होगा, वो रोग मुक्त रखेगा। और अगर मैं अंदर ही अंदर सैडनेस में हूँ, दूसरों को भी दुख देती हूँ, खुद भी दुखी रहती हूँ, तो वो हमारा क्या रहेगा, डिसीज से भरपूर हो जाएगा। यानी कि इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे, रोग मुक्त, रोग व्यक्त हो जाएगा, वो डिसीज हमारी जनरेट होती जाएंगी। अब वो कहती हैं, सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों और मुद्राओं को प्रेरित करती हैं। सोचने और बोलने की, कहते हैं ना, जैसे हमारी सोच होगी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मैं मन से बिल्कुल विल पावर स्ट्रांग है, बिल्कुल अच्छी तरह से बार बार वाइब्रेशन दे रही, बिल्कुल स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ, तो मेरी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी और वो भी स्वस्थ हो जाएगी। तो वो कहती हैं कि सोचने का और बोलने का हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वही जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, कि अगर हम किसी को वो उन्होंने बोला कि किसी की अबेंडेंस को देख के अगर आप उसकी में खुश हो जाते हो, तो उसको खुशी देने से सबसे पहले मैं ही खुश होती हूँ, मेरी बॉडी ही झूमने लगती है, क्योंकि मेरे फेस पर हंसी थी, मेरे माइंड में जो व्यूज थे वो मेरी बॉडी ने रिएक्ट करके उसको पॉजिटिवली लिया। तो वो यही कहती हैं कि सोच का और बोलने का रिएक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है, शरीर को रोग मुक्त करती हैं, और व्यक्ति की थ्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, उसके मन में उल्लास स्नेही विचार नहीं रहते, तो उसका क्या होगा, वो रोग युक्त तो रहेगा ही रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा, उसकी बोली से पता लग जाएगा। वो कहती हैं, बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे। कई बार क्या होता है, बुजुर्ग लोग के मतलब कि कहते हैं ना तजुर्बा उनका, हम कहते हैं ना कि इनका ये तजुर्बा है कि वो किस तरह से, हमारे को देखा होगा हमने कई बार अपने घरों में भी देखते हैं कि बड़े लोगों कितने अच्छे सजेशन दे देते हैं, और वो कहते हैं ये मेरे इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा है। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उनके पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस झलक रहे होते हैं। मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ, जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। साथ ही स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वह मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी। वो कहती है हील योर बॉडी में, तो मैंने बहुत डिटेल में दिया ही हुआ है। अब मैं इस कुछ चीजों को, हम कैसे समस्याओं को उत्पन्न करते हैं और उसको, उसके रीजंस क्या है, वो इस चैप्टर में हमें बता रही हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारा हमारे या कान में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आंख में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को जज कीजिए कि क्या आप में वो इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। वो कहती हैं कि अ, हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हर मानसिक कारण मतलब काफी हद तक होता है, मगर जरूरी नहीं है कि 100% आप उसी पर ही बिलीव कर लें। देखिए कुछ तो रहेगा ही रहेगा, हम कुछ तो हम ये चलना ही पड़ेगा हमें सोच के कि अब मेरे को खारिश हो रही है, तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला हो, या उसके लिए मेरा इन्वायरमेंट, मेरा ऑयल, मेरा सोप, मेरा वाटर,
ये भी एक बड़े रीजन हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 100% सही ही हो वो चीज। वो कहती हैं कि हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देते हैं। मतलब कि एक संदर्भ बिंदु की भी उस पे आप एक बार मंथन करके देख लो। और वो कहती हैं कि वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। वही बात होगी कि हम देख तो ले एक बार, मगर बहुत कम कई बार चांसेस होते हैं कि वो रीजन नहीं होता, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनके जो इन्होंने ट्राई किया गया वो फिट बैठते हैं, वो सही होते हैं। वो कहती हैं कि मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है, तो ये दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जो मस्तिष्क में गलत होता है तो उसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। यानी कि जैसा मस्तिष्क, जब कुछ गलत हो रहा है तो मस्तिष्क में एकदम आ जाता है। यानी कि हमारा मस्तिष्क क्या होता है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब जो हमारे जैसे अंदर भाव है, विचार है, वही हमारा मूड। कहते हैं ना आज उसका मूड खराब है, क्यों खराब है? क्योंकि उसके विचार आज अच्छे नहीं है। उनका कहने का भाव ये है कि जैसे हमारे विचार होते हैं ना, वैसा हमारा मूड भी वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा इंडिकेशन उसी को ही विजुअलाइज करते, शो कर देता है। इसके साथ वो कहती हैं कि बाल शक्ति का बाल, हमारे हेयर शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। हमारे हेयर हमारी पावर को इंडिकेट करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं। जब हम सख्त पट्टी यानी कि तनाव में, जब हम टेंशन में हैं या बहुत डरे हुए किसी चीज से, फियर होता है हमारे मन में। फियर वो किसको लेके हो सकता है? चाहे मेरे रिलेशंस को लेकर हो सकता है, मेरी बॉडी को लेकर हो सकता है, या मेरे मनी को लेकर हो सकता है। जब हम कोई हमारे मन में फियर होता है तो सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे और मांसपेशियां में जन्म लेती हैं। बाल तो हमारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं? पावर को, हमें ये ध्यान देना होगा। हेयर हमारे पावर को इंडिकेट कर रहे हैं। और जब हम किसी टेंशन में और फियर में होते हैं तो कंधे की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। यानी कि कहते हैं ना, कई बार बड़ी स्टिफनेस लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा। अगर मेरे को स्टिफनेस लग रही है तो ये क्या है? या तो टेंशन है, या हमारे को किसी चीज का फियर है। सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कस सकते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। यदि यह तनाव जारी रहे तो खोपड़ी को आराम नहीं मिलता, तो फॉलिकल इतने कस जाते हैं कि नए बाल नहीं आ पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन। इस पैराग्राफ को हम अच्छी तरह से सभी मिलके समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि जो हमारे हेयर हैं वो टेंशन और किसको, फियर को इंडिकेट कर रहे हैं। जब हमें किसी चीज की टेंशन और फियर होता है तो हमारा ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा स्टिफ होके इसका पूरा अपर, कंधे से लेके ये पूरा इतना सख्त हो जाता है कि जब हम देखें कि ना, जब सख्त हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो इतनी हार्ड हो जाएंगी हमारी, जो हमारे हेयर शेफ्ट हैं। हेयर शेफ्ट यानी कि जो हमारी जड़ें हैं, जहां से हमारे बाल निकल रहे हैं, खोपड़ी है हमारी, जो हमारा हेड है, ये इतना सख्त हो जाता है कि उसको पूरा नरिशमेंट, उसको पूरी एनर्जी, उसको पूरा ब्लड, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमारे बालों को। जब हमारे बालों को ऑक्सीजन ये सब नहीं मिल रहा तो वो क्या होते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब निकलने शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बियर्डनेस शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा गंजापन को इंडिकेट करता है। हम इस पैराग्राफ को फिर से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी बात की टेंशन या फियर में होते हैं तो हमारे वो पावर, हमारी पावर हमारे हेयर को इंडिकेट कर रही है। जो हमारी हेयर पावर, हेयर हमारे पावर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब हम, और देखिए अब इसको हम समझने की कोशिश, थोड़ा लॉजिक लगाएं कि जब मैं डर डर में हूं या टेंशन में हूं तो मेरी पावर डाउन हो गई। जब मेरी पावर डाउन हुई तो पावर डाउन होने से ये चीज में मेरी सारी स्टिफनेस आ गई। ये स्टिफनेस आ गई तो ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा डिस्टर्ब हो गया।
जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा डिस्टर्ब हो गया तो ऑक्सीजन भी नहीं मिली, और जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, यहाँ पे हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, कहते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो वहां पे फिर क्या हो जाता है, वहां पे स्टिफनेस या वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब वो क्या होगा, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी जड़ों को, जब जैसे पेड़ पौधों में हम पानी नहीं देते तो वो सूख जाते हैं और फिर वो मुरझाने लगते हैं। तो जब हमारे जहाँ से जड़ें हैं, जो हमारे रूट हैं, हेयर के रूट है, हेयर फॉलिकल्स हैं, जब वो उनको नहीं मिलता प्रॉपर फूड तो वो ड्राइनेस हो जाती है। जब ड्राई हो जाती है तो वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, मुरझाने का मतलब वो निकलने शुरू हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं तो वो गंजापन आ जाता है। तो इस पैराग्राफ को एक बार और कर लें क्या, अपनी-अपनी लैंग्वेज में? हैं परवीन मैम, आप और इसको क्लियर करना चाहेंगे क्या अपना? मंजू नहीं, मैम? मेरे हिसाब से हो गया, बहुत अच्छे से बता दिया आपने। हाँ, आगे ठीक है। चल, हाँ बिल्कुल। टेंशन और गुरविंदर मैम फियर कुछ के, हाँ जी, टेंशन और फियर की वजह से यही बताया ना कि ये अपना वीक स्ट्रांग हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, टेंशन से टेंस हो जाएगा पार्ट, तो उसको हाँ, वीक हो जाएंगे बाल, हेयर फॉल होना शुरू होएगा, हाँ जी। वाइटनेस शुरू हो जाएगी। हुँ, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हाँ जी। वो कहती हैं, जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं का शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफ़ी वृद्धि हुई है। सही वही आ गई ना बात कि जब पहले तो फीमेल्स घर में रहती थी, अपनी केयर करती रहती थी, हाँ। और जब ऑब्वियसली जब काम बढ़ेगा, जब काम पे निकलेंगी तो घर की टेंशन तो बढ़ेगी। भई दोनों में वही लेडी जो सिर्फ़ घर तक ही सीमित थी, अब वो बाहर भी निकल रही है तो दोनों में उसको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, किस तरह से अपना मैनिपुलेशन करनी है, तो जब वो डिस्टर्ब होगी तो उसकी टेंशन तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। हम्म। और हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। वो कहती हैं कि हम नहीं जान पाते कि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। बनावटी बाल मतलब कि जो करवा लेती हैं या ये कुछ चलते हैं। उन्होंने यूज़ कर लिया, हम्म। आर्टिफिशियल या विग वगैरह यूज़ कर ली, वो नहीं पता लग पाता है। क्योंकि उनमें टेंशन इतनी हुई कि उनमें गंदापन बढ़ गया, उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी ट्रीटमेंट किए, हेयर कलरिंग करवा ली या विग ले ली या जो व्हाटएवर जो भी किया उन्होंने। अब वो कहती हैं कि तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमज़ोरी है। कहते हैं ना, थोड़ा-सा तो हर चीज़ की थोड़ा-सा सब कुछ होना चाहिए, कि अगर पर्टिकुलर थोड़े से हम किसी बात की रख रहे हैं, तो वो रखनी चाहिए जिससे कि हमारे में अवेयरनेस रहे। मगर तनाव कमज़ोरी को इंडिकेट करता है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। जब कोई सहज रहता है मतलब कि सिंपल रहता है और पीसफुल रहता है या किसमें एकाग्र है, अपने काम में फोकस के साथ रहता है, तो उसका मतलब ये कि मजबूत और सुरक्षा होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना, यानी कि हम अपने आप को तनाव में रखें और इसका इस तरह से इफ़ेक्ट देखें, और तनाव हमारे की जो हम ये इंडिकेट मतलब कि हमें कंसंट्रेशन, सिंपलिसिटी होना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए बजाय टेंशन के, क्योंकि अगर जब हम सिंपलिसिटी में रहेंगे तो हमारे क्या होगा, हम बेहतर जीवन जी पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और देखिए, तनाव मुक्त करना इसलिए भी बेहतर होगा क्योंकि हम में से बहुत से अपनी खोपड़ी को आराम देने की जरूरत होती है। इसे अभी आजमाइए, अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है, तो मैं आपको यह छोटा-सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूँगी। कौन-सा सुझाव कह रही है वो? कि अपने आप को तनाव मुक्त रहें, सिंपल रहें, जो भी काम करें उसी को फ़ोकस होके करें, एकाग्र रहें, पीसफुल रहें। वो कह रही हैं कि मैं यही सलाह दूँगी कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कौन-सी चीज़ है? सिम्प्लिसिटी, और इसको लिख लेना चाहिए, मैं भी लिख लेती हूँ कि हमें इस जस्ट
यही बताया कि बिल्कुल फालतू की टेंशन नहीं लेनी। टेंशन होती है, जैसे कहते हैं ना भी कभी कि हमें अब कहीं पहुंचना है, देर हो रही है तो टेंशन हाँ होती है। वो अच्छे वाली टेंशन है कि हाँ हाँ थोड़ा सा वो होता है। जो ये फजूल की टेंशनें लेके रखते हैं ना, वो हमें परेशान करती हैं। वो भी हाँ, जैसे रखना हमें। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो बात बोली ना कि हाँ कहीं जाना है उसकी, या जो शॉर्ट टर्म की, या मुझे कोई प्रोग्राम देना है, मुझे बिल्कुल। आज स्टेज पर, तो थोड़ी सी उसके बारे में होना तो घर में जायज गेस्ट, हाँ है घर ना? में गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है तैयारी करना के। हाँ तो वो तो अच्छे वाली टेंशन है, गुड टेंशन जैसे कह दो। और हाँ, ये एक इसमें पॉइंट और आएगा कि हम्म सपोज आपका प्रोफेशन ऐसा है, हम्म सपोज आपकी ड्यूटी ऐसी है, सपोज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है या आपको लेनी पड़ी उस टाइम के लिए। हम्म, लेकिन जैसे होता ना कि हम ड्राइविंग करते हुए हम्प आता है ना, हाँ तो वो हाँ डिफिकल्ट हम्प आया, हम पे अटके तो नहीं रहेंगे ना, तो बिल्कुल। हम्प को क्रॉस कर जाना है। स्ट्रेस आई, जस्ट बाईपास इट। बिल्कुल। आई निकल गई और उसके बाद स्मूथ रोड है। हो सकता है कई बार ज्यादा हम्प आएंगे, लेकिन आपने फिर उसके मुताबिक, जैसे हम्प आता है, जैसे इन्होंने बोला खोपड़ी को शांत रखना। अगर सपोज कई जगह आपने देखा होगा कि रोड में जैसे वो हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, छोटे छोटे हम्प थोड़ी थोड़ी देर पे होते हैं ना, है ना, तो वहां पे क्या आप फास्ट करके निकालोगे? नहीं। वी नेचुरली नो कि वहां पे स्पीड कम करनी है, और शॉक ऑब्जर्वर है गाड़ी चाहे जो भी है, हम वहां फिर भी हाई स्पीड पे नहीं जाते, वहां पे अपनी स्पीड मेंटेन करके उन हम्प्स को क्रॉस करते हैं, लेकिन वहां पे अटके नहीं रहते। इट बिल्कुल। कम्स एंड वी सरपास इट। बिल्कुल। हम्म, हाँ, थैंक यू। मतलब कि अगर टेंशन भी है तो उसके अटके मत उसमें, हाँ, आएगी, उससे वो उनको आप हाँ अवॉइड नहीं कर सकते। दे आर पार्ट एंड हाँ पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड जो सोल प्लान अरे है उसका हिस्सा है, हाँ सोल प्लान का हिस्सा है। लेकिन वो जो हर्डल्स आएंगे उनको पार करते जाना है। और अगर ज्यादा हम पाए तो आपने स्लो, जैसे इन्होंने बोला ना कि खोपड़ी को आराम देना, तो जहां पे चाहे आपकी जो क्या बोलते हैं, उस दिन नाम ले रहे थे, जो स्पोर्ट्स गाड़ियां भी होती हैं जिनके शॉक ऑब्जॉर्वर और सब कुछ बढ़िया होता है, आप देखो कि जहां वो स्पीड देने की कोशिश करते हैं कैसे पलटियां मारती हैं और कैसी वो होते हैं। लेकिन हमें वहां पे भी पता है कि हाउ टू मेंटेन द स्पीड, बिल्कुल। वेयर टू पुट ब्रेक, where to accelerate. This is the perfect point to enter here, कि इसको खोपड़ी को ठीक है आया, अब जैसे अगर कोई आ गई, स्ट्रेस आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एक्यूट कंडीशन आ गई, वी हैव टू हैंडल इट। बट वहां से, और इसमें वही है बात जो बुद्ध भगवान ने बताई थी आपको, वो दो मॉन्क्स वाली, कि एक ने वो कंधे पे स्त्री को उठाया। आप उसको कंधे में, जब खोपड़ी में कितनी देर रखते हो, उठाया, रख दिया, और दूसरे ने जब कंप्लेंट करी भगवान के पास जाके, वो कहते उसने तो उठाया रख दिया, दैट्स ऑल, तू अभी तक कैरी कर रहा है। और प्रवीण जी, यहाँ मैं एक नाम नहीं लूंगी, हमारे हरिद्वार में एक पार्टिसिपेंट थे, नियर अबाउट 20 दिनों बाद उनसे बात हुई, वो फिर वही की नाराजगी लेके बैठे हुए थे कि वहां किसी ने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा स्टिल यू कैरी दैट। यहाँ कैरी करके चल रहे हो अभी तक। वही है कि खोपड़ी को रिलैक्स कैसे करना है, आएंगी टेंशनें, आएंगी स्टक नहीं आएंगी रहना, आएंगी, यस, उसको स्टक नहीं। कंटिन्यू नहीं रखना या अच्छा, एक मैं आप लोगों से सजेशन ले रही हूँ अभी, हम्म अभी रिसेंट का ही। अभी जैसे मैंने आप सबको बोला कि मुझे अर्जेंट कॉल पर हूँ, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, मैं जिससे भी बात कर रही थी, मैंने उनको बोला कि आप वो उनका यूनिवर्सिटी का काम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ मार्कशीट वगैरह से रिलेटेड, मैं ही 2-3 बार चक्कर लगा रही थी वहाँ जाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरा सेशन स्टार्ट हो गया है, अगर अभी से रिलेटेड कोई अर्जेंट है तो वो मेरे को बता दो, अदरवाइज़ हम बाद में बात कर लेंगे। हैं? क्योंकि वो भी परेशान हैं, वहाँ पर भी चक्के वगैरह लगा लगा रही हैं। क्या मेरा ये बोलना कि अगर कोई मेरे अभी अर्जेंट टॉक है तो मेरे से कर लो, अदरवाइज़ हम बात कर लेंगे, ये बोलने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या यहाँ पे मेरी कोई मिस्टेक है? मैं आप लोगों से फ्रैंकली पूछना चाह रही हूँ कि दूसरा परेशान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर कोई मेरी अर्जेंट नीड है तो आप बात कर लो, नहीं तो हम बाद में बात कर लेंगे। तो नहीं, तो कोई मिस्टेक नहीं है, आपने फोन तो पिक किया ना फिर भी।
हाँ फोन खुद पिक किया समझना, कि सामने वाले अर्जेंट को हो भी समझ, हाँ सामने वाले को भी समझना चाहिए कि सेशन लाइव चल रहा है, तो वो चीज तो समझनी चाहिए उनको। मे भी उन्होंने इसलिए डिस्कनेक्ट करा हो कि नहीं इतना अर्जेंट हो कि हम बाद में ही कर लेंगे, उन्होंने और जल्दी करने की कोशिश करी हो कि आपको फ्री करें। नहीं। आपका ठीक है। हाँ लाइव। मे बी, यस ये भी हो सकता है। और अगर अर्जेंट भी होगा तो एट दिस पॉइंट यू कांट रीच देयर, हाँ हम्म, बिल्कुल। तो इट्स ओके, इट्स ओके, यस। हाँ, मेरा ये बोलना तो गलत नहीं है ना कि भाई नो इस नो वक्त नो, मेरा। नहीं वही होता है, मेरा भी कॉल आया आता है, हम बोलते हैं कि अगर नीडेड है, देखो अगर कोई अर्जेंट है, सपोज मैं हम्म, डॉक्टर हूँ, ठीक है, सपोज अगर कोई या बच्चा है या हस्बैंड है किसी ऑफिस में रुके हुए हैं, कॉल हम ले लेंगे, लेकिन अगर नीडेड है तो हम 1 मिनट बोलेंगे कि यस आप मैम सेशन आगे करिए, मैं कॉल सुन के आई। हाँ वी हैव टू, यही तो सीखना ना, फ्लेक्सिबल होना। बिल्कुल। यस। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि अब हमने ये हेड के बारे में तो हमने जान लिया कि हमारा हेड किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कि हमें सिंप्लिसिटी, फियरलेस और अपने आप को जो भी कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट होके और बड़े सिंपल वे में पीसफुली जो भी हर्डल्स आएंगे उसको क्रॉस करते हुए उसमें स्टक ना होके निकलना है। ठीक है, ये तो हमारा अदरवाइज हमारे हेयर पे इफेक्ट होगा और हमारी स्टिफनेस बढ़ेगी अपर पार्ट पर। अब वो कहती हैं कान के बारे में बात कर रही हैं। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ, जब कान में समस्या होती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तब कान में दर्द होता है। यानी कि कुछ ऐसा होता जा रहा है जो मैं सुनना नहीं चाहती। बात ये नहीं है कि दूसरा सही है गलत है, मैं सुनना नहीं चाहती, चाहे मैं वो गलत हूँ चाहे सही हूँ, मैं सुनना नहीं चाहती मगर मेरे को जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है, तो वो कान में दर्द को हमारे करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें हम गलत हैं कि हमारे को सुनने की भी हैबिट होनी चाहिए। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कान की समस्या आती है तो आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हम सुनना नहीं चाहते। हमारी मदर हमें बोलती रहती है और हमको इग्नोर कर देते हैं। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है, क्या है ये मम्मी तो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है, रुकती नहीं है, रोज इनका यही कि ये मत करो वो मत करो, टेबल पे ये रखो वो रखो। वो सही है, यानी कि हम जब इसको अपने दिल पर ले रहे हैं और इसमें गुस्सा कर रहे हैं तो वो कान में दर्द होता है, क्योंकि हम वो सही बात कुछ सुनना नहीं चाह रहे, हम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वो सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने में बच्चों की असमर्थता उनके कान दर्द को जन्म देती है। और उन और बातों को बदलने में उन बच्चे की असमर्थता, यानी कि उसके पास लॉजिक ही नहीं है उसका। जो मैंने, मेरी मदर ने मुझे डांटा कि तुम अपना सामान फैला के रखती हो, तुमने सुबह से क्या किया है, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो तो सही है मगर मैं इरिटेट हो रही हूँ और इसका लॉजिक भी नहीं है मेरे पास, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? मेरे कान में दर्द। ऐसा नहीं है एक या दो बार हो गया तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। जब ये बार बार रिपीटिशन होती रहती है ना इन्हीं मिस्टेक्स की, कि बार बार हम उन्हीं चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, हम गलत बात करे जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे को इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। बहरापन किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बातें बहुत करता है। यानी कि जब पति पत्नी में से एक को सुनने की समस्या होती है तो अक्सर देखा होगा हमारे मम्मी पापा में, मैं खैर हमारे घर में तो मम्मी का जब मौका मिलता है तो मम्मी बोलती है, पापा का चांस मिलता है तो पापा बोलते हैं। पापा को थोड़ा कम सुनाई देता है तो मम्मी बहुत ज्यादा बोलती है क्योंकि उनकी मिस्टेक्स होती है। बैलेंस है। तो ये तो सब में होता है, अपन सब में ही होता है, चल रहा है। तो उनका कहना है कि मेन बेसिकली, पहले हम हेड के लिए देखें, हेड के लिए हमें क्या करना है, सिंप्लिसिटी, कंसंट्रेशन
और हमें पीसफुल लाइफ को करना चाहिए। कोई भी हर्डल्स आए उसमें स्टक नहीं होना। कान क्योंकि हमारे सुनने के लिए होते हैं, इसलिए हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम उसको सुने और उस पे समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है। हम कई बार होता है ना, ह्यूमन नेचर एकदम इरिटेट हो जाता है कि अरे बार बार यही बोले जा रहा है, अरे क्यों बोल रहे हो भाई, सुनो। सुनना तो हमें क्या होना है, एक गुड गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर इसलिए बनना है कि कहीं जिससे कि हमें ये रहे कि हाँ, सामने वाला भी सही हो सकता है, उसका भी लॉजिक को पकड़ के कोशिश करनी होगी हमें, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बस हम हमारे हिसाब से ही दुनिया चलेगी। चाहे वो ये भी समझे कि दूसरा जो बोल रहा है वो सही है क्या। हमेशा नहीं होता कि हमेशा हम ही सही हैं, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। और बहरापन और कान का दर्द इंडिकेट करता है कि हम वी आर नॉट अ गुड लिसनर, वी आर नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है ना। बिल्कुल। इस पे कुछ डिस्कशन मंजू मैम कुछ ऐड करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लो अंशु। मैंने कहा हम वैसे भी गुड लिसनर है, बोलते भी है ना। हाँ, तो है समझ ना। आएगा, समझ लास्ट में चुपचाप समझ सब। आराम से सुन सकते और हैं। ये ना सब लोग, मैं ये, हाँ मैम भी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है कि एक टॉपिक बना के हेड हेयर हाँ, मतलब नोट करें, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। भूल हम्म जाएंगे सब कुछ। भूल जाते हैं सही में। पेन जब उठाओ सब लोग। हाँ कुछ अच्छा लग रहा होता है और बाद में पूछते हैं तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेड इसीलिए के लिए बोला कि बुक होनी चाहिए और बुक साथ साथ काली होनी चाहिए, लिखते जाओ उस बुक में भी। आप बिल्कुल। देखो मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, हर बार मेरी बुक में एंट्री होती है। हम्म, ब्लू ग्रीन रेड से मेरी बुक भरी मिलेगी, क्योंकि हर बार कुछ नया, हर कोई हाँ, बोलेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट का जो पॉइंट आ जाता है, अगर ईयर वाला है ना, एक तो हाँ, हो गया कि जो आप सुनना नहीं चाहते है ना, और एक आ जाएगा कि जो हमारी पंच इंद्रियां हैं उनका हम कई बार मिस यूज भी कर रहे होते हैं। यहाँ एक पॉइंट तभी यहाँ ए भी आ जाएगा कि कान हमारे सिर्फ सुनने के लिए है, लेकिन वही ना, जैसे गांधी के 3 बंदर, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना, हाँ, देखो, सुनो और बोलो, है ना। और अगर हम एक्सेसिव, आजकल ये एक पॉइंट साइकोलॉजी के बेस पे और भी ऐड हुआ हुआ है कि अगर हम अननेसेसरली जैसे न्यूज सुन रहे हैं, गॉसिपिंग, फालतू की बातें भी सुन रहे हैं जिनकी नीड नहीं है। सपोज आपको मजबूरी बस किसी के साथ रहना पड़ रहा है, जैसे वो बोला कि एक जना बोलता ज्यादा होगा, और कई बार ये होता है कि आप सीरियल्स, सोशल मीडिया अननेसेसरली, आप लोगों को तो लगता है कि ये बिल्कुल आराम से अकेला बैठा किसी चीज में नहीं, लेकिन हमने अपने आप को, हम घर में साइलेंट है, मोबाइल पे और टीवी पे हम लोग वो सब चीजें सुन रहे हैं जो हमें नीडेड ही नहीं है। तो वहां पे भी ये आपके जो फिर यूनिवर्स आपको सिग्नल देगा कि यू आर मिस यूजिंग योर पार्ट, जिस चीज के लिए दिया गया आप उसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट और स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली पॉइंट आएगा। बिल्कुल। करें आगे। हाँ जी। ठीक है, हमने 2 पॉइंट किए भी। हेड का बार बार मैं इवन अपने आप को भी ना याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे हम आगे के लिए याद रखें। वी हैव टू सर्वाइव इन सिंप्लिसिटी, पीसफुली और टेंशन फ्री और कंसंट्रेट से काम करना है। और ईयर के लिए वी शुड बी अ गुड लिसनर। हमें एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए, सिर्फ हम प्रवक्ता ना सिर्फ बोलने बोलने के लिए ना करें। अब वो कहती हैं, अब आंख पे आती हैं वो। आंख देखने की क्षमता को इंडिकेट करते हैं। जब आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो यह मतलब होता है कि आप अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यानी कि अपने बारे में या जीवन के बारे में कि मैंने, मेरे साथ कुछ गलत इंसिडेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, किसी ने मुझे बुरा कहा होगा या कोई मिसहैपनिंग हो गई होगी, कि भी हम उसको याद करते रहते हैं, वो निकल नहीं पा रहा हमारे अंदर से।
और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कोई चीज़ है जिसे हम नहीं देखना चाहते, हम उसको ना उसमें कि मेरे साथ ये हुआ था, हमें जब भी वो याद आता है ना वो इंसिडेंट, हम सिहर जाते हैं। हम उसको याद ही नहीं करना चाहते, या भविष्य के बारे में हम नहीं जानना चाहते कि हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, मगर हम उसमें नहीं जाना जीवन के बारे में, अतीत वर्तमान जिसे हम नहीं देखना चाहते, तो क्या होता है, पहले तो सिर्फ इतना पैराग्राफ कि हम अतीत का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसको हम चाहते ही नहीं, और प्रेजेंट में कि सामने पता है मेरे को कि ऐसा हो रहा है, मगर उसको हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको चाहते हुए भी नहीं देखना चाह रहे। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है अगर मैं ऐसा करूंगी, मगर मैं उसको, कहते हैं ना कि आंख बंद कर, वो जब आता है तो वो आंख बंद कर लो, यानी कि चाहते हुए भी अपने आप को आंख बंद कर लो। बिल्ली, कबूतर क्या कर रहा है, बिल्ली को देख के आंख बंद करके दुबक के बैठ गया, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर दिया। हमने उस समस्या से भागने के लिए सरेंडर ही कर दिया, बजाय उसके कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते। हम क्या करते हैं, कई बार सॉल्यूशन ना ढूंढ के हम उसमें स्टक हो जाते हैं, चाहे वो वर्तमान का हो, चाहे भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो। यानी कि हम जब सरेंडर हमें नहीं करना चाहिए, हम समझते हुए भी जब उसको अनदेखा कर देते हैं, तब हमें आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मैं सही पकड़ रही हूँ क्या? जब हमें अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं चाहते हुए भी, कि बिल्कुल ठीक। हाँ, डायरेक्ट कि डायरेक्ट हाँ, एविडेंस, कि डायरेक्ट मुझे पता है कि अगर मैं बीएमडब्ल्यू की डिमांड कर रही हूँ, तो अगर मैं डिमांड तो कर दी, मगर मुझे ये पता है कि उसके आने के बाद उसके कितने खर्चे होंगे। सिर्फ हाथ ही खड़ा कर देना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी जो भरपाई करनी पड़ती है, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। यानी कि जानते हुए भी जब मैं अनदेखा कर रही हूँ, तो वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट कर देगा। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ, तो जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते, तो वे दृष्टि को फैला देते हैं, ताकि उन्हें वह उतने स्पष्ट रूप से ना देखना पड़े। तो देखो, ये इसमें इस बात में हम कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि 100% ये बात सही फैक्ट की हो, कि बच्चों में अगर हम देखें तो उनमें क्या, वो तो बच्चे नादान हैं। है ना? उनका तो जीवन अभी ऐसा नहीं है कि वो जो नहीं देखना चाहते। वो उन्होंने पहले ही कहा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें प्रूवन है, बिल्कुल सही होती हैं, मगर हम ये ना समझें कि बिल्कुल 100% ये चीज़ें फैक्ट हो। वो कहती हैं, जब भी मैं छोटे बच्चे को चश्मा पहने देखती हूँ कि चल रहा है, जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से या 1-2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे, उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। जब वो अपने पास्ट से बाहर निकले, बार-बार हम याद करते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जैसे मेरे मम्मा भी कई बार ना पास्ट में खो जाती है कि ऐसा हुआ था। तो हम कई बार उसमें अटक जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। तो वो क्या कहती हैं, यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते, तो दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें वह इतने स्पष्ट रूप से ना देखना पड़े। और सॉरी, मैं क्रॉस कर गई उसकी। वो कहती हैं कि जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष के पहले के समय में वे क्या नहीं करना चाहते थे, उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। अभी जो हो रहा है, क्या वह उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो क्या करते? तो जो अभी नहीं देख रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? यानी कि जो हो रहा है प्रेज़ेंट में जियो, दोनों तरह से वो कह रहे हैं कि एक तो हम स्टक ना हो, कि किसी चीज़ में बात को पकड़ के ना बैठें। जैसे हम बातों को कई बार पकड़ लेते हैं कि मेरे साथ उसने तो ऐसा किया था। जैसे-जैसे हम निकलते जाते हैं उन चीज़ों से, एक केस नहीं होता जब हम कई चीज़ों में फँसे रहते हैं, प्रेज़ेंट में भी पास्ट की बातों को लेके फँसे हुए हैं, प्रेज़ेंट में भी वही कर रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर हम या तो अनदेखा कर रहे हैं या जानते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं, उसको ईज़िली नहीं लेते, तो वो हमें आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करते हैं, करने की कोशिश करता है। वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे-जैसे, और वो क्या करता है, किस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते?
क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? भविष्य को देखने से डरना यानी कि मैं आज अगर बिल्कुल लेथार्जिक पोजीशन में हूँ, सिर्फ खाती हूँ और सोती हूँ, खूब सोती हूँ, कुछ कहते हैं ना, प्रेजेंट ही फ्यूचर हमारा क्रिएट करता है। तो जब मेरे को ये साफ नजर आ रहा है कि मेरा जब मैं आज लेथार्जिक वे में हूँ, आज मैं आलसीपने में गुजार रही हूँ, तो मेरा भविष्य भी ऐसे ही निकलेगा बैठ के। तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, मेरी प्रोग्रेस नहीं होने वाली। अगर मैं आज भी उस चीज को प्रॉपरली नहीं लूंगी तो वो कहती हैं कि अगर आप उस चीज को देखने आज मेहनत नहीं करना चाहते, मगर भविष्य को देखने से डर रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए क्या है, ये बिल्कुल हम इग्नोर जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें आइज की प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ना अटके हम। एम आई राइट प्रवीण मैम? और आप डर ना बिठाएं। हाँ, डर नहीं बिठाएं। प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फ्यूचर हाँ, में भी चाहे ज्यादा पास्ट में नहीं देखें, और इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को। जैसे किसी चीज को देखने से डर रहे हैं हम, तो उसी से आइस प्रॉब्लम होगी कि हाँ ये गलत होने वाला है, ये कुछ डर डर बात, मतलब हाँ, फियरलेस करेंगे तो। मतलब कि कैपेसिटी, मतलब कि हाँ, हमारी कैपेसिटी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को इजीली ना ले, उसमें स्टक ना हो, जो हो रहा है ठीक है। बिल्कुल। आगे अब देखिए अब है ये प्रश्न दिलचस्प है। बताइए अभी और करें क्या या इतना ही रहने दें? नहीं, है ना? मेरे हिसाब से देखो, बाकी किसी को। करना है मनीषा जी, करना है हमें। हम फिर अभी तो करो आप। ठीक हाँ, है। हाँ। देखो वो कहती हैं कि ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कुछ। वो कहती हैं कि सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। सिर दर्द अपने अस्तित्व को, यानी कि जो मैं हूं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछना कि अभी अभी कहाँ और कैसे अपने को गलत सिद्ध किया है। यानी कि अपने अस्तित्व को, यानी कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सिचुएशन को, जो मेरे साथ चल रही है सिचुएशन, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और खुद को माफ कर दें। और मैं क्या है, अपने उसमें ईगो में ही बैठी हुई हूँ कि अपने सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। यानी कि मैं अपने आप को अपनी ईगो में हूँ कि जो हो रहा है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, या गलत अपने आप को ईगो में रख के मैं डोमिनेटिंग हो रही हूँ, अपनी सलाह जबरदस्ती दे रही हूँ, अपने आप को औरों से ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो खुद को माफ कर दें, उसे जाने दें, सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा। यानी कि ज्यादा किसी में पड़े नहीं, और अपने आप को माफ करना भी सीखें। यानी कि मेरे से ये क्यों हो गया, हम ज्यादा कई बार ना अपनी डोमिनेशन करना, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट शो करना, ज्यादा दूसरे के ऊपर हावी हो जाना, जब हम ये करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे मत करो अपने आप को, जो हो रहा है उसको जाने दो, जहां से भी आया था। माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है, यानी कि जो अपने आप ही गुस्सा करते रहते हैं कि मैं अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि मैं ही मैं, अहम आ जाता है उसमें, ईगो। जब हम बहुत ज्यादा ईगो रखें तो वो किसको करेगा? क्रिएटेड बाय पीपल हु वांट्स टू बी परफेक्ट एंड हु क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देमसेल्फ। यानी कि जो माइग्रेन बेसिकली सिर दर्द होता है, वो किस लिए होता है, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं किसी चीज का। बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेना ना, प्रेशर लेना कि मैं ही करूं ऐसा, ज्यादा उसमें बातों में फंस जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा करूं तो ऐसा करूं, ज्यादा मैनिपुलेशन जिसके दिमाग में चलती रहती है। मैनिपुलेटेड लोग जो होंगे यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड होगा माइग्रेन का, जैसे कि माइग्रेन और हेडेक्स। यहाँ जो इन्होंने लिखा ना हिंदी में, और अगर इसको हम इंग्लिश में हाँ, रीड करेंगे तो बहुत अच्छा। stop and ask yourself where and how you have just made yourself wrong. Forgive yourself.
यू मेड, कई बार ये होता है कि सोसाइटी माइग्रेन वाले पेशेंट्स की जब भी हिस्ट्री लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो हर किसी की ईगो एक पार्ट होता है, वो हर किसी की मतलब जिसको बोलते हैं ना ना सुनना, ना नहीं करनी कि दूसरा हमारे से वो ना हो जाए। वही कह रहे हैं ना कि फॉरगिव योरसेल्फ, दूसरों के लिए कहाँ कहाँ आपको खुद से अपनी उसकी कमियों की वजह से आप अपने आप को घृणा करने लग जाते हो, या दूसरे आपको ऐसा फील, दूसरों की बातों में आके आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि मैं तो गलत हूं। तो तभी माइग्रेन की जो फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, जो क्या है कि आई एम रेडी टू मूव एंड टू फ्लो विद द लाइफ विद जॉय, जब आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ इसमें इसने क्लियर किया हुआ कि जो ये होते हैं ना, ये लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। सपोज हाँ। परफेक्ट कैसे, कि सपोज जो चीज नहीं आती बट ससुराल में, मायके में, कॉलेज में या स्कूल में, या जैसे एक प्लेटफॉर्म पे जैसे हम लोग जुड़े हैं, जो कमी है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अपने आप को परफेक्ट दिखाने की स्ट्रेस जो होती है ना, स्टक हो जाते हैं ये। तो वही वो बता रहे हैं कि अपने आप को माफ करना सीखो, कि नहीं आता तो वो कमी को एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, या उसको ठीक कर सकते हैं। बट जब हम दूसरों की उसमें निगाह में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, कि मैं इसको भी नाराज ना कर दूं, मोस्ट प्रॉब्ली आप देखो कि यंग मैरिज के बाद या कॉलेज में जाने के बाद गर्ल्स को बहुत ज्यादा माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। तो वो इसलिए आने शुरू हो जाते हैं कि हम हर किसी के मुताबिक अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड होगा जब इसको हम अच्छे से डायसेक्ट करेंगे इस लाइन को। बिल्कुल। मैम इसमें मैं थोड़ा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डोमिनेट रखते हैं, वो किसी की हाँ, सुनना नहीं ईगो चाहते। परफेक्ट, बट हाँ, वहां पे acceptance। नी रिलेटेड, वहां पे ये है ना ईगो का, वहां नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ में आएंगी। अच्छा। वहां पे और कुछ भी आएगा साथ में, वहां नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें कहीं ना कहीं होंगी, कंधों की स्टिफनेस आएगी, अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड। तो हमें जब एज ए काउंसलर देखना है, वहां की पे ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देखना है। लेकिन माइग्रेन जहाँ पे कई जनों ने जैसे हिस्ट्री भी शेयर करी, वो सबसे बेटर है, वो अंदर से होता है कि मैं करूं, करके दिखाऊं, वो चीज होती है, चाहे वो कैपेबल हो चाहे ना हो, वो करके दिखाने की होड़ उनमें होती है, टू जस्टिफाई देयर सेल्फ इन द आई ऑफ अदर्स। दूसरों को करके, वो सटल ईगो आएगी उसमें कि मैं करके दिखाना है ना, या मुझे करना है। लेकिन वहां पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं, मुझे अपने आप को उनकी उम्मीदों के, क्योंकि बहुत सारे पंचे मेरी प्रैक्टिस 97 से माइग्रेन के जो केसेस देखते हैं ना, वही होता है कि जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस के वर्क प्रेशर के साथ, एक तो होता है ना ढीठ होना, वो नहीं होते। उनको होता है कि जिसने जो बोल दिया वो मन पे ले लिया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली बनने की कोशिश करते गए, कि अगर गंगा गए तो वो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास बनने की कोशिश करते रहते हैं, टू प्लीज द अदर्स, परफेक्शन वहां क्रिएट करने की। यहाँ पे ईगो आएगा ना, वहां आपके ज्वाइंट रिलेटेड, नी ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा होगी साथ में। माइग्रेन में होता है ईगो से ज्यादा ये होता है, ईगो होती है सटल लेवल पे होती है कि आई वांट टू बी परफेक्ट, बट वहां दूसरों के लिए होता है कि दूसरों को कुछ करके दिखाना है, दूसरों के लिए वर्क करना है। जब आप इनकी Acceptance पर भी अफर्मेशंस और वो पढ़ोगे ना, तो माइग्रेन और हेडेक्स के जो पॉजिटिव अफर्मेशंस दी हुई है ना, आई वांट, आई अलाउ माई लाइफ, आई वांट टू फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ विद जॉय, वो करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अपने आप को बांध के, अपने आप को बांध के अपने को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है ना कि विद सेटिस्फेक्शन वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं या कुछ करेंगे, वो चीज अलग है। वो मजबूरी में, मजबूरी वाला कंटेंट इनकी लाइफ में, जो विक्टिम फीलिंग होता है ना, अंडर प्रेशर, वही आ रहा है ना, अंडर प्रेशर आके जब ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सब कुछ, तो ये माइग्रेन के पेशेंट्स में होता है। वही हो गया ना मैम, आपकी तरफ से जो कहना चाह रहे हो कि किसी ने कुछ हाँ, बोल दिया कि आपने ये गलत करा, घर में उसको मान ठीक करने में लग जाते हैं, फिर मान लो, हाँ, प्रेशर भी ले लिया तो और वो उसको अपने, ठीक, हाँ, यस, वो वहां पे वो रेडी अपनी कर, लाइफ का फ्लो रोक देते हैं। फिर हाँ, वो फिर आगे की तरफ नहीं सोचते, वो अपनी लाइफ का फ्लो स्टक कर लेते हैं। जब आगे दोबारा जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ माइग्रेन को देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये है कि अहंकार है, परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए इनका कम होता है।
वो दूसरों डिप्रेशन को दिखाने के लिए, दूसरों की अप्रूवल लेने के लिए वो स्टक हो जाते हैं। ईगो होती है, सटल ईगो होती है, वो इसलिए होती है कि मैं कैपेबल हूं, फिर भी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो ईगो के भी ट्रेड्स कैसे होते हैं कि अगर आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी ईगो का ट्रेड है। ईगो के ट्रेड्स बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रोक लेते हैं अपने आप को, फ्लो रोक लेते हैं अपनी लाइफ का। बिल्कुल। चलो, यस। ठीक है, आगे वो कहती हैं कि सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। फेस पर और नोज के पास साइनस समस्याएं, बेसिकली हम करें साइनस प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो जो क्लोज पर्सन है उसके द्वारा जब प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, तब ये समस्याएं देखने को हमें मिलती है। एक मिनट, मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा। एक्चुअली में मैं कहीं गई हुई थी आज, तो 2:30 बजे ही आई और फटाफट आके लंच करके फिर एकदम बैठ। यस, सब ठीक, सब ठीक। तो साइनस का मतलब, साइनस एलर्जी में भी बोला जाता है। तो इसको अगर देसी भाषा में बोले कि अगर आपको आसपास किसी नजदीक वाले से एलर्जी है मेंटल, तो बिल्कुल ठीक है। सही बोल। हाँ, वो कहती है कि किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। जब कोई हमारे पर कोई बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट है, वो हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, या उससे हम परेशान हो रहे हैं, उसके बिहेव से, उसके नेचर से, उससे हम परेशान हो रहे हैं, या वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, किसी का अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है, तब भी क्या होता है, तब वो भी हमें किसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, साइनस की कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पे दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट भी करते हैं। हम पहले बोल ही क्यों दिया हमने कि हमें पता है कि हमारे पास ये आंसर आएगा, हम शुरुआत ही क्यों कर देते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि हम अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता, कोई हमें नजर नहीं लगा सकता, ये सब हमारा ही खेल होता है। हम अपने आप को हर्ट हम खुद ले लेते हैं। कहते हैं कि दूसरा हमें बोल रहे हैं तो हम हर्ट क्यों होते हैं। हम इतने कमजोर हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर देता है और हम हर्ट ले लेते हैं, हैं, और दूसरा हमें कुछ कह रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कहती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां स्वयं उत्पन्न करते हैं। एक तो है कि हमने सिचुएशन खुद ही ऐसी क्रिएट कर दी। हम या तो जब हमें नहीं बोलना चाहिए तो हम नहीं बोलते, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती नहीं, हम शांत रह जाते। फिर अपनी कुंठा के लिए हम दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए, फिर जब हम परेशान होते, कई बार क्या होती है कि हम अपनी परेशानी के लिए ना दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अपनी, और इसमें जब हम दूसरे को इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, उंगली सबसे पहले मेरी तरफ ही आती है। जब मैंने किसी को इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे को बोलने से पहले ही मैं अपने आप को हर्ट कर दूंगी और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को डिप्लीट करूंगी बहुत ज्यादा। कोई व्यक्ति, कोई स्थान या कोई चीज, यानी कि कोई भी इतनी पावरफुल नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सके, नजर लगा सके। क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं, हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। यानी कि वो कहती हैं कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, सिचुएशन ऐसी थी, तो मैंने उसको अपने अंदर लिया ही क्यों, मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं थी कि उसने मेरे को इतनी, वो मतलब कि इतनी वो बड़ी हो गई वो सिचुएशन, वो व्यक्ति की, वो मुझे हर्ट कर दे, या वो सिचुएशन मेरे ऊपर डोमिनेट हो जाए। यानी कि मैं कहीं ना कहीं मेरे सोच में ही कमी थी ना। मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि कोई पर्सन, कोई सिचुएशन मुझे कोई क्या करे, हर्ट ना कर सके। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन, जब हम अपने मन में क्या करेंगे, जब ये चीजें रहेंगी, जब फॉरगिवनेस करेंगे और हम जब ये सब चीजों को अपने में ले लेंगे, तो फिर कोई ऐसा
वो कहती है पीस एंड हार्मनी एंड बैलेंस इन अवर माइंड। जब पीस एंड हार्मनी होगी, माइंड में बैलेंस होगा, तो ना तो हमारे ऊपर कोई डोमिनेट हो पाएगा और ना ही मैं अंदर से किसी बात को हर्ट कर पाऊंगी। तो उनका कहना है कि हमें अपने हेडेक को या जो सिचुएशन है माइग्रेन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पीस और हार्मनी में रहना पड़ेगा, बैलेंस हमारे माइंड को करना पड़ेगा। वी विल फाइंड इट इन अवर लाइफ। अपनी लाइफ को इस तरह से हम देखें कि वो शांति रहे, बैलेंस रहे और एक हार्मनी में रहे, सब पाएंगे। गर्दन और आगे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, साइनस को। साइनस पहले हमने माइग्रेन के बारे में सीखा था। माइग्रेन में था कि जब हम अपने आप को दूसरों के आगे ज्यादा ही कोशिश करते हैं अपने आप को अच्छा प्रूव करने की, कर नहीं पा रहे और हम एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, तो हमें क्या होता है, माइग्रेन। और वो साइनस के लिए कहती हैं कि जब हमारे पास अपने आप को कोई भी सिचुएशन हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकती जब तक हम उसको खुद ही एक्सेप्ट ना करें। तो इसको हम कहेंगे, इसको साइनस के लिए कैसे कहेंगे कि हमें अपने आप के ऊपर इतना कमजोर नहीं बनाना कि कोई मेरे ऊपर सिचुएशन या पर्सन डोमिनेट हो जाए। राइट में? बिल्कुल वही बार बार थॉट प्रोसेस से आ रहा है ना कि अपने माइंड को हाँ पीस में रखना है, बैलेंस में रखना है। तो सामने वाला कुछ भी करे, हम इरिटेट खुद हो रहे हैं ना, वो तो जो बोल रहा है बोल रहा है। हम अगर नहीं लेते उसको, बैलेंस में रखते हैं माइंड को, तो ठीक है, कुछ भी इरिटेट नहीं हो रहे फिर हम। हाँ, वही आ गए बिल्कुल थॉट कि प्रोसेस को। पीस एंड हार्मनी में रहें, बैलेंस रखें, है बिल्कुल ना, अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ को रखें। यही तो है सारा कुछ बिल्कुल। खेल जिंदगी का। हाँ, 4 बज गए अब, इतना ही रखते हैं आज। है गुरप्रीत मैम? परवीन मैम ठीक है इतना? नहीं कर अब लेते हमारा हैं कर चैप्टर। लेते हैं एटलीस्ट हम नेक और थोड़ा थ्रोट सा का मैडम इतना रहने दो मैडम। गले उसका तक का गले तक का कर लें ताकि अच्छा हाँ गले तक का कर लें। उसके शाम बाद को। क्योंकि हाँ हेड नेक एंड थ्रोट हो जाएगा ना ऊपर का हाँ हिस्सा, कल फिर हाथों से आ जाएगा। और कल का फिर बाद में बात करते हैं प्रपोजल जो है, क्योंकि इसी वीक में नेक्स्ट में त्योहार काफी आ रहे हैं। तो फ्राइडे नाइट का प्रपोजल, जैसे हमारा ट्यूसडे का सेशन होता है नाइट का या 5 बजे का, 2 प्रपोजल हैं जहां पे मैक्सिमम वो सहमति होगी। तो उसमें कर लेंगे कि रात को, कल रात को या तो 9:15 बजे या फिर कल 5 बजे। बट इसको बीच में डिसकंटिन्यू अगले हफ्ते फिर त्योहार के बाद शुरू हो पाएगा। ये होली है तो छुट्टी रखनी पड़ेगी हमें। फिर आगे हमारे आनंद ब्रह्मों का चलेंगे, ट्रायल चलेंगे, तो वो लास्ट में चला जाएगा। वो सारे उसके ट्रायल्स और उसके रिलेटेड मीटिंग तो हम करेंगे, बट आनंद ब्रह्मों का भी थोड़ा सा हो जाएगा। और ठीक। ये ऐसा है कि बॉडी पार्ट्स का चल रहा है, एक फ्लो बना हुआ है। हाँ और इफ यू आर ओके तो हम बुधवार से फिर शुरू कर लेंगे। अगर आप लोग ओके हो तो सब लोग जितने जने भी जुड़े हुए हैं प्लीज आप बेशक माइक खोल के बता दें हमें। हाँ 4 चलो। जने भी अगर बता देंगे कि कल के सेशन के लिए ये सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे का हम कर लें। नहीं मैम, सैटरडे का तो नहीं हो पाएगा मेरा भी, क्योंकि नहीं वो सैटरडे। तो चलो स्पीकर में नहीं तो जैसे रिवीजन करनी है तो सब जने होते हैं। तो ये बात थी, हाँ क्योंकि क्योंकि त्योहार के बाद होली के बाद। हाँ दोनों दिन नाइट में रख सकते हैं 9:15 बजे। हम्म मेरे मैम लिए ठीक है। आप हम्म अपना अपना बताओ सब लोग। मनीषा मैम बताएंगी पहले कल नाइट में और परसों नाइट नहीं में हो वो कह रहे हैं ना कि उनका पॉसिबल नहीं होगा। सैटरडे। नाइट में नहीं है मेरी ना, आजकल प्रेक्षा की भी कल, मैं तो उसमें भी सो जाती हूँ नहीं मैडम, नहीं पता इट्स नहीं क्या ओके, होता है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सो जाती हूँ मैं रात को ना, हाँ पता हाँ नहीं हाँ, क्यों। नहीं बहुत जरूरी है वो भी, शाम को क्योंकि 5। वो तो शाम को कर लो, शाम को 5 बजे का रख लें। 4:15 से 5 तक का ना। 4:15 से 5। तो 3 सवा से चार 4। से 5 तो नहीं हो पाएगा। या तो फिर 4:30 से 5:30 रखे, क्योंकि आपका भी आचार्य संगत्या में 4:30 तक तो प्रवीण मैम पता लग ही जाता है कौन आया कौन नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसी ठीक वजह से है, क्योंकि कल इनका नए वालों का ना आचार्य संगत्य होता है। मुझे कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अच्छा। आई हैव टू गो विद माई टीम। तो वो अगर जो लीडिंग मेंबर्स है वो नहीं होंगे
वो अपने से छुट्टी कर दे ठीक है, बट मैं कोई ऐसा टास्क नहीं दूंगी कि जिससे छुट्टी हो जाए। हाँ हाँ, तो आप इनके कल आचार्य संगत्या की वजह से क्योंकि कल इनका है तो प्रेजेंस जरूरी होती है, नहीं तो हम 3 बजे ही रख लेते। तो 4:30 बजे आई थिंक गर्मी में डन हो जाता है, वो तो पता लग ही जाता है 4:30 तक, 4:30 से 5:30 भी हो जाएगा ना। तो आई थिंक ये चैप्टर एक तो इंटरेस्ट बना हुआ है, सबसे हाँ। बड़ी बात है इंटरेस्ट की और कंटिन्यूटी की। हाँ बाकी अगर सब लोग हैं तो हम फिर ट्यूसडे रख लेते हैं, मंडे की बजाय ट्यूसडे रख लेते हैं प्रवीण में। हाँ प्रवीण ट्यूसडे का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों का आचार्य संगत नहीं है, मनीषा जी नहीं होते, लेकिन हम लोग नहीं, मैं जितना भी आ है जाऊंगी, पीछे का, हाँ आ या फिर जाऊंगी ट्यूसडे ट्यूसडे का को। रख लेते हैं। हाँ, देखो बट ट्यूसडे मैं का रख लेते हैं। पोस्टपोन इसलिए नहीं करना चाह रही थी मनीषा जी, क्योंकि हमारा 31 को है हाँ, मैं पंजाबी का, समझ गई, तो वो कल कर हमारे पे लेंगे। लोड रहेगा क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। और मैं इसको बीच में के इतना सा जस्ट वो हाथी निकल गया, पूंछ को मैं अटका के नहीं रखना चाह हाँ, रही। कल किस टाइम तो पे आप करना इसीलिए चाह मैं रहे हो? कल कौन सा टाइम रखना 4:30 चाह रहे बजे हो? रख लेते हैं, 4:30 ठीक बजे है, रख लेते हैं। कल ठीक है। ठीक है, कल 4:30 रख लीजिए। ठीक है ना, 4:30 बजे हाँ, रख लेते हैं, वो कल ज्यादा सैटरडे अच्छा को रहेगा। यहीं पे मैं रखते हैं मैसेज फिर। हाँ मैसेज प्रवीण मैम आप डाल देना बना के, है ना, एक मैसेज सब दोनों में डाल देना कि कल 4:30 बजे, और सैटरडे को भी 4:30 बजे करके हम डन कर सैटरडे देंगे को, एक बार। मैडम सैटरडे को ना हमारे फंक्शंस यहाँ पे ना नहीं होली के। आपका वो हम लोग रिवीजन करवा लेंगे ना, हम ठीक है, लोग ठीक है, रिवीजन करवा लेंगे, आप रीडिंग कर देना, कल हम लोग रिवीजन करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। रुचिरा जी ने भी या दे दिया 4:30 की कंफर्मेशन। थैंक यू। हाँ वही है ना, क्योंकि अभी ये बना हुआ है इतने की नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आनंद ब्रह्मो के बाद जब भी हम आएंगे बीच में इसका फिर उसकी रिवीजन शुरू होगी प्रॉपर तरीके से। फिर दोबारा करेंगे तो ना और माइंड हाँ में ये रिवीजन, चीजें। वो पार्टिसिपेंट्स को एक एक चैप्टर चाहे यहाँ पे स्क्रॉल करके बोलने की तो सबको आदत डालनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं फिर थोड़ा आगे थोड़ा कंटिन्यू। इम्प्लीमेंट। ठीक, अब आती हैं, वो कहती हैं कि अभी हमने, नेक एंड थ्रोट। हाँ, वो कहती हैं कि गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, कहते हैं ना, कई बार उसकी गर्दन देखो कैसे घूम रही है, कैसे उसको, कई बार उसकी गर्दन कैसे उसकी इंडिकेट कर रही है। और वो विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता को इंडिकेट करती है। यानी कि हमारी जो नेक है वो क्या करती है कि क्योंकि वहां बहुत कुछ हमारे माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, कि गर्दन अपने विचारों से, क्योंकि गर्दन ही हमारी घूमती है ना, जो हमारे मन में होता है मुंह से तो हमने बोला, और गर्दन ने उसने घूम दिया, ऐसे कर लिया हमने, कोई रिस्पॉन्स ऐसे करके कर देते हैं हम, गर्दन को टेढ़ा करके कर देते हैं, कहते हैं उसकी तो गर्दन ही ऐसे बड़े अजीब से मुंह बना रही थी वो। तो किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने या दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की, यानी कि दूसरे पक्ष को देखने, यानी कि हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या समझने की प्रतिनिधित्व करती है कि मैं कितना समझ पा रही हूँ। मैं कहती हूँ ना, हाँ मैं शो करती हूँ, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जो सामने हो रहा है, परवीन मैम से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरी गर्दन उसको इंडिकेट करती रहती है, और मैं मुंह बना के, मैं पता लग रहा है मैं कर रही हूँ, तो प्रवीण मैम मुंह बना के बैठे हैं उस साइड, मतलब कि मुझे पता लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मतलब कि हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। जाने दो, हाँ जाने दो, हम गर्दन से। हाँ, ऐसे कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने को इंडिकेट करती है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं, यानी कि मैं स्टक हो रही हूँ किसी पर्टिकुलर बात पर, है ना। वो कहती हैं कि स्टबर्न अबाउट अवर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जो भी है, जो भी सिचुएशन है ना उसमें अटक गई हूँ, स्टबर्न हो गई हूँ, जिद्दी हो गई हूँ कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो अपनी जबरदस्ती में ना कि मैं मुंह बना के बैठ गई, नहीं मैंने तो 3 बजे ही करना है, और मैं करना भी मैं नहीं, और मैं तो 3 बजे करूंगी, नहीं मैं तो नहीं करती, मैं इस तरह से बैठू। परवीन मैम बोलेंगी नहीं मैं तो नहीं कर रही, गुरपिंदर मैम कहेंगी नहीं मैंने तो करना ही है, चाहे जो मर्जी कर लो तुम। तो क्या होगा, हम सारे ना स्टबर्न हो गए कहीं ना कहीं अपनी जिद पे। तो ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, कि हमारी गर्दन को ये इंडिकेट कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
जब भी हम किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखते हैं तो कहती है मेरे को ये लगता है कि ना देखते हुए अत्यंत दम्भी और हठी है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि वो उसमें हठी है, वो अपनी बात को लेकर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टबर्न हो रहा है। जिसको कॉलर, कई बार जिसको सर नेक की प्रॉब्लम, वो कॉलर लगाए होते हैं ना, तो वो उसको समझ जाती हैं। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि धो कौन रहा है और उसमें कौन सा तत्व इस्तेमाल किया गया है। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। वो कहीं की स्टबन, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी और के विचारों को, हम तो अपने पर ही स्टबन हो गए कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। गुरपिंदर मैम स्टबन हो गई कि नहीं, मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया तो ऐसा तो मैं ऐसा ही होगा, मैं तो अपने पे बिल्कुल सटीक हूँ मैं तो कि ऐसा ही होगा। वो चेंज अपने ग्रुप के साथ चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। ये परवीन मैम या मंजू मैम कहती है नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो इसी टाइम पे करूँ। तो ये कहीं ना कहीं जब हम इस तरह से अटक जाते हैं ना, स्टबन बिहेवियर शो करते हैं, है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारी किसी ना किसी नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है क्या? ये सबसे कॉमन एग्जांपल देखी जाती है हमारी इंडियन फैमिलीज में, जब मैरिज होके एक लड़की दूसरे घर में आती है। चाहे आप देखो कि वो मैरिज से पहले चाहे वो अपना घर भी संभाल रही हो, पेरेंट्स का, फैमिली तो संभाल ही रही है, आई तो जंगल से नहीं है ना, वो चाहे घर भी संभाल रही हो, चाहे जितना मर्जी परफेक्टली वो वर्क कर रही हो, सपोज वो कहीं पे बहुत अच्छी हेड हो या कुछ अच्छे से मैनेज करना जानती हो, यहां तक कि मैंने देखा, फनी एग्जांपल है, कहना नहीं चाहिए, एक कुक या एक शेफ का या घरों में जो मेड का काम करते, इवन वो भी जब शादी करके जाती है ना, तो मेरी सास कहती है कि तुझे पूरी बनानी अच्छी नहीं आती, तुझे दाल सब्जी में छोंक लगानी अच्छी नहीं आती, जो कि उसी बेस पे सैलरी इनकम जनरेट कर रही होती है। तो ये सबसे बड़ी कॉमन वो है कि यहाँ पे और वो नेक में, और वहां पे फिर क्या होता थोड़ी देर बाद, और ये जैसे आया कि कॉलर का दम्भी और हटी, दम्भी का मतलब होता है एरोगेंट, एक्सट्रीम एरोगेंट, एक्सट्रीम एरोगेंट, और धीरे धीरे पता लगता है वहां पे नी ज्वाइंट नेक उनकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, चाहे जितना मर्जी, मैं कहती हूँ ये है तो यस अब मैं बहुत लगेगा ऑड, बट मैं शेयर अपनी लाइफ से करती हूँ। मैंने 34 की एज में मैरिज करी, क्योंकि पिता का जिम्मेवारी निभानी थी, बहनों की शादी करी, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शादी करूंगी। एक वेल नोन वेल एस्टेब्लिश्ड पटियाला में मैं डॉक्टर थी, 4 डिस्पेंसरियां चला रही थी, क्लिनिक चला रही थी, एक स्कूल में काउंसलर थी। लेकिन जब शादी हुई, मुझे ये डिसाइड करने की भी वो नहीं थी परमिशन कि जब कंसेप्शन होगी मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा मेरा डॉक्टर होगा, मुझे कौन से टेस्ट करवाने, उसके लिए भी मैं मेडिकली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग जाएंगे सिर्फ नेम ऑफ रिलेशंस के जो बड़े हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता कि मेडिकल की क्या होती है, वो लोग मेरे टेस्ट करवाएंगे, वो लोग मेरे साथ जाएंगे, कोई भी हो, फीमेल कोई भी, बड़ी है बस। और इससे ज्यादा मतलब मुझे ये आता है कि जो बंदा क्वालिफाइड है उसको पता है, और आप देखो कि नहीं तुझे पता नहीं है, ठीक है मैंने कंसीव फर्स्ट टाइम किया, बट पेशेंट तो डील कर ही रही थी, फर्टिलिटी की मेडिसिन देती हूँ मैं, इम्पोर्टेंसी को डील करती हूँ, और 34 की एज 97 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट nobody allow you कि वही ना कि ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा ये हमारे सोसाइटी में। और एक आप देखो, हम कह देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत अच्छा है, बॉयज के साथ भी होता है, लेकिन लड़कियां बड़े अच्छे से एक मैच्योरिटी लेवल पे ले जाते हैं, बहुत अच्छे से मैच्योरिटी लेवल पे हम ले जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके माना जो लोग हम अध्यात्म में आ गए हैं, हमें पता है कि हमारी लाइफ प्लानिंग है, अभी वो मजाक लगता है ना, लेकिन जो नहीं इस चीज को समझे
टिल नाउ आवर सोसाइटी इज स्ट्रगलिंग कि जैसे ही वो वहां से एकदम, पेड़ भी आप एक जगह से उखाड़ो दूसरी जगह नहीं लगता इतनी जल्दी। वो भी गमले में आप देखो, उठा के ले आओ, पनीरी लेके आओ, क्या सारे पौधे उग जाते हैं? तो जो जिंदा जागता इंसान है, एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचा हुआ, इट विल टेक टाइम। इमीडिएटली होता है कि वहां से काटो और यहाँ जमा दो बस, जो कि पॉसिबल नहीं होता। वहीं पे फिर माइग्रेन यंग लेडीज में बहुत देखा जाता है, जो न्यूली मैरिड आती हैं या जो जॉब में नए नए अच्छे से क्वालिफाइड होते हैं स्टूडेंट्स और नई नई जॉब में आते हैं, उनको ऐसा स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर मिलता है वहां नेक। और ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत चीजें होती हैं। तो एग्जाम्पल मुझे याद आ गई इसलिए शेयर कर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कुछ हमें ये और कई बार सबको सही समझ आ होते गया। हुए बिल्कुल। सही होते भी करना पड़ता है। हम सही हैं मगर फिर भी करना है। आगे वो कहती है कि प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट, वो कहते हैं कि सबका मतलब कि वो किस तरह से कौन कर रहा है, धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि हर किसी चीज को शो करने के कई तरीके हैं, बोलने के कई तरीके हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम बोलना या सुनना, मतलब कि उसको एक अच्छी, जैसे अभी मैंने अभी अपना एग्जांपल शेयर किया कि उसको दूसरे ने किस तरह से लिया। दूसरे ने पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया कि हाँ भाई वो बिजी हैं तो जरूरत है फट से पटक देना फोन। यानी कि दूसरे वो किस तरह से ले रहा है। हमने अपनी बात को रखा और मैं, या किसी ने मेरे सामने अपनी बात को रखा, मैं जिद्दी तरह स्टबर्न और एरोगेंटली तो नहीं उसको ले रही कि नहीं मैं जो चाह रही हूँ वैसे ही हो। तो कहीं ना कहीं हम उसको किस तरह से लेते हैं, तरीके बहुत हैं, चाहे एक्सेप्ट उसको समझने के या समझाने के, दोनों ही साइड से हो सकता है। तो वो कहती हैं गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूं आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधि है। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें वो सब चीजें करने का कोई राइट नहीं जो हमें अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है कि सोर थ्रोट ऑलवेज एंगर, वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अवर सेल्फ वी फील इनएडिक्वेट टू स्टैंड अप फॉर अवर सेल्फ। हम अपने आप में मतलब मैं जो हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, अपने में कॉन्फिडेंस कहीं खो रही हूँ। है वो कहती है वो चाहते हैं मैं हूँ आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व है। मतलब कि जो मेरा नेक है वो बोल रही हूँ कि मैं हूँ, अपने आप को एक रिस्पेक्ट देना। जब हम गले से संबंधित परेशानियां होती हैं तो हमें यह सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं कि अपने खड़े होने की क्षमता महसूस, जैसे गुरप्रीत मैम ने बोला कहीं ना कहीं कि उनको मैं ये राइट नहीं था कि वो अपने लिए खुद खड़ी हो सकें, कि नॉलेज होते हुए भी वो नहीं बोल पाई। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं कर पा रही ससुराल में। मतलब कि उसमें कैपेबिलिटी तो है, सब कुछ है, मगर उसको राइट ही नहीं है बोलने का। ड्यूटी तो पूरी करनी है बट शी हैज नो राइट। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लेरिजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। तो क्या करता है यूनिवर्स, उसको शांत कर देता है कि जब तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें बोलना नहीं है क्योंकि तुम बोलोगे तो और गुस्सा करोगे, तो इसलिए तुम शांति हो जाओ। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमें अपनी क्षमता को हम जब होते हुए भी नहीं बोल पाते, या इसके साथ साथ हम जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, एंगरनेस में होते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है सोर थ्रोट और ऑलवेज एंगर। गुस्सा, जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, भय 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 करते रहते हैं, क्योंकि गुस्सा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा। जब हमें बोलना पड़ता है तो क्या होता है, वो इंडिकेट करता है इफ अ कोल्ड इज इन्वॉल्व देन देयर इज मेंटल कंफ्यूजन टू। laryngitis usually means you are so angry you cannot speak। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारी एक सोर थ्रोट का रीजन हो सकता है। इसके आगे वो कहती हैं गला शरीर में रचनात्मक प्रभाव का भी
रचनात्मक प्रवाह का भी एक क्या है, हमारा फ्लो को शो कर रहा है। यानी कि जो हम बोलते हैं वो हमारी मेंटली और बॉडी को इंडिकेट करता है ना, क्रिएटिविटी को, कि जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं और बॉडी की जो लैंग्वेज है उसको वो इंडिकेट करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, और जब हम अपनी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर गमले से संबंधित समस्याएं होती हैं। वो कहती हैं कि शिफ्टेड फ्रस्ट्रेटेड, जब हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्रिएटिविटी इज स्टिफल्ड। स्टिफ यानी कि जब मैं अपनी क्रिएटिविटी को जो अभिव्यक्त कर रही हूँ उसमें बहुत इरिटेट हो रही होती हूँ, अपने गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वो करना चाहते हैं। अब देखिए, अब क्लियर हो रहा है, वो कुंठित अंदर ही अंदर ना वो घुटता रहता है कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, मगर वो क्या करता है, पूरी लाइफ अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। मैडम के पास नॉलेज होते भी उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो वो कहते हैं वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्याएं केवल कुंठित रचनात्मक होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम ना करने से होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं अंदर ही अंदर, मेरे साथ भी ऐसे अंदर ही अंदर हम दबाते रहे अपने आप को कि नहीं मैं करना तो चाहती हूँ मगर नहीं कर पाए। तो जब हम अपने अंदर से ही हम फ्रस्ट्रेटेड, अंदर ही अंदर सेल्फ फ्रस्ट्रेशन, मैं जहां तक समझ पाई थायराइड के लिए, कि जब हम सेल्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं रखते हैं, मतलब हाँ, है ना, अपने तो हाँ शो नहीं कर पाते, अंदर हाँ अंदर उड़ते रहते हैं। कुंठित होते रहते हैं, अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। तो जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, करना तो चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारी टॉन्सिल्स। थायराइड को, और सोर थ्रोट, मतलब कि नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम वो शो कर रहा है। गले का ऊर्जा केंद्र जो पांचवा चक्र होता है ना, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में बहुत कुछ हो रहा होता है। यानी कि हम क्या है, जो हमारा विशुद्धि चक्र जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, इज द प्लेस इन द बॉडी वेयर चेंज टेक प्लेस, रेसिस्टिंग चेंज और आर इन द मिडिल ऑफ द चेंज, ट्राइंग टू चेंज, लॉट ऑफ एक्टिविटी इन अवर थ्रोट। हमारे मतलब कि बहुत कुछ चल रहा होता है, हमारे विचार बहुत आ रहे होते हैं कि मुझे किस तरह से बदलाव लाना है, प्रतिरोध करते हैं। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध, मतलब कि हम अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, चेंजेस तो हो रहे हैं। चेंजेस मतलब कि एक कहते हैं ना कि हम अगर पानी के बहाव से नहीं चलेंगे, दुनिया की दौड़ में नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थ्रॉट या थायराइड, हम जब दुनिया के साथ नहीं चल रहे होते और अपने ही उसमें स्टक रहते हैं तो वो भी एक बड़ा रीजन होता है। या बदलाव का मतलब कोशिश कर रहे हैं, अभी सक्सेस पूरी मिली नहीं है। मैं अपने लिए कहूँ कि मैं थायराइड के लिए बहुत मिनिमम लेती हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस रहता है, डॉक्टर कहते हैं इसको छोड़ना नहीं। तो अब धीरे धीरे मेरा स्टेबल रहता है। तो मैं अपने आप को इस लाइन को पढ़ के, क्योंकि मैं जो बहाव है उसके साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कि जो हो रहा है उसके साथ चलते चलो। तो यह बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी भी क्या कहा गया था, हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध या जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। हम कई बार क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं या अपने विचारों में स्टक भी हो जाते हैं, या एक चेंज लाने के लिए हम बोल रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना, कुछ ना कुछ रिएक्शन करना। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से यह कहने के लिए कहती हूँ कि मैं बदलना चाहती हूँ या मैं बदल रही हूँ। सिंपल सा यह है कि मुझे बदलना होगा। थायराइड अगर है या स्टोर से रिलेटेड, बेसिकली हम थायराइड को लेंगे ना यहाँ पे, कि जब मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ यस आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ और आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, तो उस टाइम पे हमें थायराइड से हम बाहर आ सकते हैं। एम आई राइट प्रवीण मैम और गुरपिंदर मैम?
गुरपिंदर मैम करेंगे। थायराइड है तो है ही है, लेकिन लेरेंजाइटिस वोकल कॉर्ड के, आपके जो बोलने का जो पूरा तंत्र होता है यहाँ पे, वोकल कॉर्ड, लेरेंक्स, फेरेंक्स वगैरह जो सारा, वो सारा इन्वॉल्व हो जाता है। तो गला, तभी इन्होंने गला बोला, अकेला थायराइड नहीं, गले का हिस्सा इतना आ जाता है, ये वाला, ठीक है। पीछे का सर्वाइकल के साथ आ गया, नेक के साथ, लेकिन फ्रंट का गला। और एक चीज और, नेक, नेक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी में? जैसे जब मैं लगवाती हूँ सटल एक्सरसाइजेस, तो एक ही चीज पूछते हैं कि नेक इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज नेक इज द ओनली ब्रिज बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी। आपकी ब्लड वेसल्स, आपके नर्व्स, मसल जो भी हैं ब्रेन तक पहुंचने हैं बॉडी से, वो भी नेक से क्रॉस करेंगे। कोई और अदर अभी वाईफाई बॉडी में नहीं लगा तो वो ब्रॉडबैंड ही है, वो उस वाला ही है, वायर केबल ही है थ्रू नेक, अगर टेक्निकल की भाषा में देखा जाए तो। अभी वाईफाई वाला सिनेरियो नहीं हुआ। हाँ, हार्मोन्स हैं जो वाईफाई का, वो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स, लिम्फ और जो नर्व्स हैं वो सारी आपकी निकलनी नेक से ही है। तो नेक जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आपका वॉइस बॉक्स, जैसे उन्होंने बोला कि गले का गला, गले का ऊर्जा केंद्र है, पांचवा चक्र जो विशुद्धि होता है। और थ्रोट से ही हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, स्पीच से ही जुड़े हुए हैं। जिनको स्पीच का इशू होता है उनको कम्युनिकेट करके अदर, our communication is just only through our words, with the word, only through our words, speech. और स्पीच ही आपका आईना है कि आपके वर्ड्स कैसे हैं, तो सामने वाले को एक पल में पता लग जाएगा कि तूने कितना वो किया है। तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी। और ऑब्वियसली कि नेक इज मेंट टू रोटेट इन 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रोटेशन में दिक्कत आ रही है, लचीलेपन का मतलब यहाँ पे आपको जब एक्सरसाइजेस करवाते हैं, चाहे कई बार मैंने देखा है, कई बार पेशेंट इतने पतले भी होंगे, कई बार मेरे पास एग्जांपल थी, मेरी नियर अबाउट 96 kg की पेशेंट थी। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी कि उसका स्प्लिट इतना अच्छा हो जाता था, उसकी नेक रोटेशन और हर तरह, मैं उसको लाफिंग बुद्धा बोलती, ठीक है। डिजीज आई, ओबेसिटी आई, वो अलग से, लेकिन कई इतने थिन होते हैं, उनमें रिजिडिटी इतनी होती है, बट वो अपनी नेक की रोटेशन, उनको पेन होगा, ज्वाइंट्स की रोटेशन नहीं कर पाते। नेक को आप अगर बोलोगे तो ऐसे करके, ऐसे से ऐसे रोटेशन में पता लग जाएगा। अगर किसी पर्सन को डील करना है सामने से, तो ये भी पता लग जाएगा वो कितना जिद्दी जिद्दी है, उसकी नेक की मोबिलिटी चेक करके। तो जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में भी बोला गया है, हमारे कंसेप्ट आता है गर्ल कंठा और शिव का, अगर देखें तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में जब आगे बढ़ जाते हो, आपको बैलेंस करना आ जाता है, फिर आपको पता है कि ये चीज यहाँ रखनी है, कहाँ पे एक्सप्रेस करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। उसको नीचे भी नहीं लेके जाना, क्योंकि उनको अगर नीचे लेके जाओगे तो वो पॉइजन आप अपने भीतर उत्पन्न करोगे, और अगर बाहर निकालोगे तो दूसरों पे स्पिट होगा। तो इसीलिए शिव की उदाहरण भी यहाँ आते हैं ना, नीलकंठ, क्यों कि जहाँ पे जरूरत है वो मैनेज करना हमें आना चाहिए। जब हम मैनेज करना सीख लेते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर चीज को बोलना है। जैसे अभी एक वे चल चुका है ना कि ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम यू कैन स्पीक एनीथिंग, जो मर्जी बोल लो आजादी के नाम पे, या यंगस्टर्स में भी। लेकिन ये भी धीरे धीरे टैक्ट आता है कि आपको कौन से यूज वर्ड्स करने हैं और कैसे करने हैं। तो ये नेक का हमारा हो गया। इसमें बाकी भी कोई भी किसी का क्वेश्चन है जो बैठे हुए हैं, हम 3 जने ही बोल रहे हैं। रुचिरा जी हमारे साथ टाइप करके कनेक्ट कर रही हैं, शी इज ऑन द सेम पेज विद अस, थैंक यू वेरी मच रुचिरा जी। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐड ऑन करना है आपने, प्लीज। गुरपिंदर मैम, मुझे थायराइड ग्लैंड बताइएगा जरा एक बार नेक पर अपना। थायराइड ग्लैंड में हम लोग ये वो देखते हमारे हैं, कहते हैं, सुनो, मैंने ना क्या किया, मैं एक एक्सपीरियंस अभी बोलूं कि आपका यूट्यूब लाइव भी हो रहा है, तो लाइव मैं, बाद तो अभी इफ यू कैन शेयर डिस्कस यू करूं कैन ये शेयर। चीज क्या? नहीं, लाइव हाँ, हो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अगर तो आप कर सकते हो इजिली, इफ यू नॉट, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर एस हाँ, रंजन का मैं देख रही थी कि हमें हार्मोनल बैलेंस के लिए ना
आज्ञा चक्र, इसको और यहाँ पे हमें इसको रब करना चाहिए, तो इसमें हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं। तो मेरे को प्रॉपर, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये चीज है, एम आई राइट? ये चीज है क्या प्रॉपर जो है अरे थायराइड के लिए, ना ये है ना, या ये यहाँ पे वाला पोर्शन? ऊपर ऊपर जो कईयों वो के जो यहाँ उसको प्रोमिनेंट बोला नहीं गया हो है जाता, यहाँ पे बटरफ्लाई, आप गूगल हाँ पे हाँ जाओगे तो थायराइड के मीन्स यहाँ पे बटरफ्लाई, होता है, यहाँ पे। ये तो थ्रोट पेट है, बटरफ्लाई, यहाँ हाँ पे अच्छा वॉइस बॉक्स, यहाँ पे आके ठीक है। विंड पाइप खत्म होके लंग्स को बाइफरकेट करते हैं, लंग्स को जाती है, विंड पाइप यहाँ तक ओके, आके आसपास जाती है, यहाँ पे ये आ वाला जाता है, यहीं पे लेरिंक्स होता है, फेरिंक्स, और उससे नीचे ये बटरफ्लाई टाइप थायराइड हाँ और हाँ पैराथायराइड्स होते हैं। कईयों के ठीक है। यहाँ आपने देखा नहीं होगा, वो बड़ा सा बना होता है गोल यहाँ पे, सा। हाँ मोटा मोटा थोड़ा गोनी। सा, हाँ कईयों के जो हाइपोथायराइड होता है, जिनके हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो आप लोकेशन देख सकते हो। यस थायराइड के पॉइंट्स, बट हमें तो जैसे पता ही है कि इसका सिंपल सोल्यूशन है कि माँ सरस्वती पे, क्योंकि बोलना है सरस्वती पे, जैसे श्लोक आप बोलते हो गीता के, तो पॉजिटिव आप, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं, सरस्वती आनंद ब्रह्मो है ही इसीलिए हमारा, कि वहां पे सिंगिंग करो, श्लोक पढ़ो, कुछ सुनाओ, जैसे अभी आप सेवा दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, बोल के सबको पढ़ाने की तभी आया आपके इससे। यस, बिल्कुल। बहुत ही कुछ सीख लिया मैम। एक चीज मैंने देखी, अगर हम जब सिंपल रीडिंग करते हैं ना, तो नहीं इतना हम डेप्थ में जा पाते, जब डिस्कशन करते हैं ना, तो उसकी बात ही और होती है। तो और किसी ने कुछ ऐड करना है? नहीं तो 5 मिनट का हम ऐसे ही आंखें क्लोज करेंगे अपनी, और जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को शांत, बिल्कुल शांत, अपनी भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास को ऑब्जर्व करना है, और नाक से जाते हुए गले से जाती हुई उस श्वास को महसूस करना है, अपने थ्रोट को ऑब्जर्व करना है। अंदर नाक से श्वास ली, उसका जीपीएस नाक से गई गले में, और गले से क्रॉस होते हुए वो लंग्स तक पहुंच रही है, और लंग्स से शुद्ध प्राण दे रही है हमें, और लंग्स से जो भी नहीं चाहिए हमें, जो भी नहीं चाहिए, वो सब बाहर जाती सांस के साथ गले से ही क्रॉस होके वो सब टॉक्सिन्स जो नहीं नीडेड, उसको मैं बाहर दे रही हूँ। इन सेम वे नाउ जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेन हेड। हर ब्रीद इन के साथ शुद्ध प्राण मेरे सर की तरफ प्रवाह हो रहा, जाएगा कहाँ से? गले से होके, लंग्स से वो गले से ट्रेवल करते हुए पूरा ब्रेन को पहुंचेगा, और मेरा जो ब्रेन का हिस्सा है शुद्ध प्राणवायु से भर रहा, और एक्सेल करते ही आप देखोगे कि जो मुझे नहीं चाहिए मेरी खोपड़ी में भी, मेरे सिर में जो मुझे नहीं चाहिए एट दिस वेरी मोमेंट, I am just releasing that. I am willing to change. I am willing to release. I am completely relaxed in this moment. जो सुना उसका चिंतन मनन करते हुए मैं सहजता में जा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि जो मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो मेरे सिर के लिए, चाहे वो मेरे साइनस के लिए, चाहे वो मेरे गले के लिए, जो कान के लिए, I am willing to release and I am willing to let go. पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं, और मैं छोड़ चुकी। Affirm yourself. I completely release all toxins from my head, face, ears, eyes, nose,
mouth and neck. Up to neck. Feel relaxed completely. Whatsoever is not needed, I am ready to release, and I am ready to cool down myself, and I am completely with the flow of positive energy. अपने आप को यही अफर्म करते रहना है आगे के 24 घंटों तक फ्रेंड्स, कि माय हेड, ears, nose, eyes, throat, up to neck, all are relaxed. All are relaxed. पूरी तरह से अपने आप को यूनिवर्स के साथ, उस पॉजिटिव ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ भरपूर पाना है। और जब भी लगे कि कुछ हर्डल्स आएंगे, just blow out and just stop for few seconds and affirm yourself, I am ready to release. I am ready to release. I am ready to release. And then affirm, I released all what is not needed in my head, neck, and throat. With all these positive notes, thank you very much for being with us and raising the group consciousness. I thank all souls from the core of my heart. अपने हाथों को रब करेंगे जिन्होंने ध्यान से बाहर निकलना है, और जिन्होंने ध्यान में बने रहना है, प्लीज कंटिन्यू टू मेडिटेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। See you all at 4:30 tomorrow.